हेलो, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है, कल बेटे लेक्चर नहीं था, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, इसीलिए। उदित भदौरिया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटे। शुरू करें? कहाँ तक पहुंच गए थे? एसेट तक हो गया था ना हमारा? लाइबिलिटी समझा दिया था मैंने? समझा तो दिया था ना मैंने? लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन द सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऐसी कुछ था ना? ठीक है, चलो लिखो यहाँ पर जल्दी से, लाइबिलिटी के बारे में और लिख लो, फिर आगे चलेंगे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज लिखे बेटे। लाइबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये लिखवा दिया था, कहाँ है? अच्छा, मैंने कहीं लिखा था क्या? अच्छा, ओरली लिखवा दिया था मैंने, ओके। क्लासिफिकेशन नहीं लिखवाया था ना? ओके, ठीक है। लाइबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, डेफिनेशन लिख चुके थे, लिखे बेटे। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हम लोगों ने प्राइमरली पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एक थी इंटरनल लाइबिलिटी, एक होगी आपके लिए इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है, और दूसरी होगी आपके लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो आपने कंपनी के ओनर्स के पैसे लेके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है ना। लाइबिलिटीज का अक्सर आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, वो नाम क्या होगा? इक्विटी। नॉर्मली हम लोग इक्विटी को मान लेते हैं शेयर होल्डर फंड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली लाइबिलिटीज को ही क्या कहा जाता है? इक्विटी कहा जाता है, ठीक। अब अगर मान लो बिजनेसमैन के पैसे बिजनेस के अंदर लगे हैं, तो इसको कई बार कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओनर्स इक्विटी। अल्टीमेटली रिप्रेजेंट किसको करती है? कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक। तो इंटरनल लायबिलिटी उसी के नीचे लिख ले, ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, कई बार इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपनी कैपिटल भी कहते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी की, शुरू करें। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी ये होता है बेटे ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर, ऐसा लिख लो इसी के आगे, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, यानी बिजनेस के जो बाहर के लोग हैं उनको हमने पेमेंट करनी है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है इसके अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का आजकल एक नया नाम आ गया है मार्केट के अंदर, भयंकर फेमस हो रहा है, वो है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। और दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। किस बेसिस पे क्लासिफाई करोगे करंट और नॉन करंट को? बियॉन्ड 12 मंथ, मतलब लायबिलिटी विच आर पेएबल बियॉन्ड 12 मंथ आर नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी मैं इसका लिख दूं बेटे पेएबल पीरियड या रिडम्पशन पीरियड लिख दूं ऐसे। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है ना? अरे ठीक है, तो यहीं पे लिख दो रिडम्पशन पीरियड। जिन भी लायबिलिटी का रिडम्पशन पीरियड होगा ग्रेटर देन 12 मंथ, रिडम्पशन पीरियड विल बी इक्वल टू विल बी ग्रेटर देन 12 मंथ, तो वो क्या होगी? आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन कोई भी लायबिलिटी जिसका रिडम्पशन पीरियड होगा लेस देन 12 मंथ, रिडम्पशन पीरियड, जिस भी लायबिलिटी का रिडम्पशन पीरियड होगा लेस देन 12 मंथ, तो वो क्या कहलाएगी? आपके लिए करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। इतना ठीक है? यहां तक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी पहले ही हो चुका था। आगे बढ़े, आगे चलो क्या? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ अकाउंट की। सबसे पहले हमारा डिस्कशन किस पे हुआ था? एसेट पे। एसेट का मतलब था एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैविंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। फिर उसके बाद में हमने लायबिलिटी की बात करी। लायबिलिटी की डेफिनेशन थी लायबिलिटीज आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन द सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज नोन एज व्हाट? योर लायबिलिटी। अब बात आती है कि सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो भाई कैपिटल का सीधा सीधा मतलब होता है नेट एसेट।
कभी आपने बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन? अरे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी बचपन में? अकाउंटिंग इक्वेशन जहां पे आप कहते थे एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में? मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड चैप्टर ही होना चाहिए था ये। अरे कुछ था कि नहीं? राम इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इनटू द बिजनेस, तो कैश में ही प्लस करते थे, कैपिटल में ही प्लस करते थे, ऐसा कुछ था कि नहीं? याद आया ना कुछ? तो यस बोलने में इतना टाइम क्यों लगाते? मतलब तुम लोग को डाउट होता है कि वही वाला चैप्टर था क्या? अरे अब सीए में पढ़ रहे तो कुछ तो भी नया होगा यहाँ पर, ऐसा थोड़ी हो सकता, वही वाला कैसे हो सकता? अरे भैया वही वाला था। आगे चले। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि बेटे लायबिलिटीज आपके राइट हैंड साइड में लिखी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर आपकी? एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल। यही इक्वेशन बन जानी चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं कि भाई इक्वेशन बन जाएगी एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल। और ये जो आपने एसेट माइनस लायबिलिटी लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट एसेट। क्या कहते हैं हम लोग? नेट एसेट। तो बिजनेस के अंदर जितनी एसेट्स हैं, उन सारी एसेट्स में से अगर लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए, इसका मतलब अगर सारी लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया जाए, तो फिर ये क्या कहलाएगी आपके लिए? नेट एसेट। तो नेट एसेट ओन्ड बाय ओनर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। एक डेफिनेशन कभी अपन पढ़ते थे, मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ऐसी पढ़ते थे ना डेफिनेशन। पैसा या पैसे के बराबर की वैल्यू का कोई भी चीज अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? कैपिटल कहते थे। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल। प्रोप्राइटर ने अपने घर का फर्नीचर लाके बिजनेस के ऑफिस में सजा दिया, ये भी तो कैपिटल है। क्योंकि पहले फर्नीचर किसकी एसेट थी? प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट थी। बाद में फिर ये किसकी एसेट हो गई? अब बिजनेस की एसेट काउंट करने लगे। तो पर्सनल एसेट ऑफ द प्रोप्राइटर हैज बीन यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन, तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए? कैपिटल। इसीलिए आपने एक डेफिनेशन बना दी, मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर्स इज नोन एज कैपिटल। ये डेफिनेशन कहीं से गलत नहीं है, लेकिन जब आप ये डेफिनेशन बोलते हैं तो आप एक प्रोप्राइटर या ओनर की तरफ से बता रहे हैं कि आपकी कैपिटल क्या है। कायदे से देखा जाए तो सोचो ना बेटे, कभी आपने सुना होगा एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सुना था क्या? अरे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सुना था? नहीं सुना था? जल्दी बोलो ना, हाँ ना कम ज्यादा कुछ बोलो, लेकिन यार बिना बोले काम नहीं चलेगा असल में। बेटे तुमको ऐसा लगता है कि बिना बोले तुम पास हो जाओगे? बताओ ना बेटे। नहीं, ऐसे कुछ तुम्हारे अंदर गलत फहमी है तो बताओ, मैं वो भी दूर किए रहता हूँ। अभी 10 मिनट लगता है, ठीक है? वैसे ही बेटे मैं 3 इडियट मूवी से भयंकर इंस्पायर हूँ, हर चीज को एग्जाम्पल देके समझाने का, है कि नहीं? कभी घड़ी गायब कर देने का, गधा साबित करने के लिए, ठीक है? कभी कुछ स्पीच के अंदर लिटिल बिट मॉडिफिकेशन कर दूं, ठीक? तो ऐसे बेटे एग्जाम्पल देने में उस दिन के बाद से मैंने कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया, ठीक है? मैंने बहुत ही सीरियसली ले लिया, पता नहीं उस मूवी को क्यों नहीं। तो मुद्दा ये है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप ये समझा करते थे, आप ये कहते थे कि भाई एक आदमी है, एक आदमी ने अपनी पर्सनल एसेट किसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस के अंदर उसने अपनी पर्सनल एसेट इन्वेस्ट कर दिया। ये है बेटे उसकी फैक्ट्री, इतना ठीक है? फैक्ट्री से धुआं हुआ निकालना तो वो भी निकाल दो, चलो ठीक है, आगे चले। हाँ, तो बेटे उसने अपनी पर्सनल एसेट जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, इसी से बिजनेस चालू हुआ उसका। फिर आपने जब अकाउंटिंग करना शुरू करी तो अकाउंटिंग करते समय कहा कि हम कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं बेटे? कुछ कसम खाई थी कि नहीं? क्या कसम खाई थी? हम कसम खाते हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग करेंगे। हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो बिजनेस के हैं। बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं। अपन अकाउंटेंट बन गए एक बिजनेस के अंदर। बिजनेसमैन ने आके कहा आज मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए 200 रुपए का सामान खरीदा, अपन नहीं बोलते भाग यहां से। खरीदा तो अपने घर के लिए खरीदा होगा, हमको क्या मतलब? हमने तो अकाउंटिंग किसके लिए करनी है? बिजनेस के लिए करनी है। फिर बिजनेसमैन ने भी कहा नहीं करोगे रिकॉर्ड, हमने कहा नहीं करेंगे रिकॉर्ड। उसने कहा तू भाग यहां से। तो अपने कहा ठीक है कर देंगे, लेकिन करना नहीं है अपने को, क्योंकि हमने किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। हमारी बैलेंस शीट में एसेट भी दिखेगी तो सिर्फ किसकी? बिजनेस की। बिजनेसमैन के पास इसके अलावा कितनी पर्सनल एसेट है उससे कोई मतलब है? कभी रिलायंस की बैलेंस शीट देखना, देखिए रिलायंस की बैलेंस शीट,
उसमें कभी एंटिला नाम की लैंड एंड बिल्डिंग लिखी मिली क्या? एंटिला मालूम है क्या है? मुकेश अंबानी का घर है, ठीक है। अरे सुना है कि नहीं नाम? पक्का ना? हाँ। तो कभी रिलायंस की बैलेंस शीट में एंटिला नाम की बिल्डिंग की एसेट दिखेगी क्या आपको? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सर बैलेंस शीट तो किसकी बन रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और एंटिला किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? मुकेश अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो अल्टीमेटली वो तो उसकी बैलेंस शीट में दिख ही नहीं सकती। तो ये कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट आया वो कहां से आया? आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से आया कि जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, यू आर सपोज टू रिकॉर्ड ऑल इनकम, यू आर सपोज टू रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज एंड ऑल कैपिटल, यानी मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस. But only those transactions and events will be recorded in the books of account which are exclusively for the business purpose. The personal asset, liability, income or expenses of the proprietor will not be recorded in the books of account. क्योंकि अकाउंट की बुक्स मेंटेन होगी तो सिर्फ किसके लिए मेंटेन होगी? बिजनेस के लिए मेंटेन होगी. ऐसे बेटे आपने एक कॉन्सेप्ट बना दिया. कौन सा कॉन्सेप्ट बना दिया आपने? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बना दिया. ऐसे काम किया था आपने. अब अगर मैं बिजनेसमैन से पूछूं कि बताओ कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा? जितना मैंने अपने घर से ले जाके कैश और दूसरी एसेट अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है वो मेरी कैपिटल है. बिजनेसमैन तो ऐसे ही बोलेगा. डेफिनेटली बिजनेसमैन से जब पूछोगे कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल को बोलते समय वो एक वर्ड हमेशा यूज करेगा, इन्वेस्टेड. कौन सा वर्ड यूज करेगा? इन्वेस्टेड. और वो इन्वेस्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उसके लिए तो एसेट है. सोच के देखो ना, आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो जितनी भी बिजनेस की नेट एसेट है उसके ऊपर कानूनी तौर पे अधिकार तो आप ही का है. यू आर द रियल ओनर ऑफ द नेट एसेट ऑफ द कंपनी या बिजनेस. ऐसा ही है. तो ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है. तो आप अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. लेकिन अगर मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल को डिफाइन करना हो तो लाइबिलिटी तो ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी मान लिया अपन ने. अब बेटे अगर मैं बिजनेस से पूछूं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कैपिटल को डिफाइन करना है तो बिजनेस क्या कहेगा? देखो बॉस, अकाउंटिंग कहती है एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो तो इक्वेशन क्या बन गई? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. एसेट माइनस लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? नेट एसेट. जैसे होता ना सेल्स, सेल्स में से माइनस करवा दिया तुमने सेल्स रिटर्न, तो इसको क्या कहते हैं? नेट सेल्स कहते हो ना. तो वैसे ही अगर मैं एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेट एसेट. तो यहां पर बिजनेस के अंदर जितनी भी नेट एसेट है जो किसको बिलोंग करती है? ओनर को या प्रोप्राइटर को बिलोंग करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल. तो दोनों के कहने का तरीका या वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, दोनों बात एक ही कहते हैं. हमने क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, इसलिए हमारी हर एक डेफिनेशन किसके एंगल से होनी चाहिए? बिजनेस के ही एंगल से होनी चाहिए. तो अगर बिजनेस के एंगल से होनी चाहिए तो बेटे अगर मैं यहां पर कैपिटल की डेफिनेशन लिखने जाऊं तो बताओ बेटे कैपिटल की डेफिनेशन क्या लिख दूं? जल्दी बोलो. अरे गलत सही कुछ भी बोलो यार, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बोलो, बताओ. सर हम तो कसम खा के आते हैं नहीं बोलने की, फिर भी आप क्यों बेकार में? कैपिटल लिखो बेटे, कैपिटल लिखो बेटे. नेट एसेट और क्या? नेट एसेट ओन बाय प्रोप्राइटर ऑब्लिक ओनर इनटू बिजनेस. बिजनेस की वो नेट एसेट जो प्रोप्राइटर या बिजनेस के ओनर ओन करते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैपिटल कह देते हैं. ठीक है ना. इसी के नीचे लिख दो ऑल्टरनेटिवली. इसी के नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली. अभी जो पहली डेफिनेशन लिखी थी ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी. अब एक डेफिनेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है? प्रोप्राइटर या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनती है. तो लिखें मनी और money is worth invested into business by proprietor is known as capital.
इतना ठीक? किसी को कोई डाउट यहां तक? बस 2 डेफिनेशन और मेरा बेसिक खत्म। इसके बाद में फिर जो आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब बेटे 2 वर्ड और बच गए तुम्हारे पास, कौन कौन से? एक इनकम और दूसरा एक्सपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस? बताओ बेटे, अगर इनकम को डिफाइन करना हो, ये क्या हुआ? अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? लेकिन बेटा नखरे मत पटक, अभी एक बैच और बाकी है, ठीक है? तेरे को चलना पड़ेगा, तेरी मजबूरी है, क्योंकि तेरा मालिक भी चल रहा है। हाँ ऐसे, वेरी गुड। आगे चले तो मुद्दा ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? बताओ बेटे, इनकम का मतलब क्या होता है? अरे देखो, जो समझ में, कुछ तो समझ में आया होगा ना अकाउंट आज तक, कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? 11th पास हो गए, भले ही कोविड के दौर में कम ज्यादा करके कैसे ही पास हुए होंगे, बाजू में कॉपी रख के पास हुए, लेकिन पास तो हुए कि नहीं हुए? गोरे पे काला करना मालूम है? कभी सुना गोरे पे काला करना? तुम्हारी नोटबुक के पेपर का कलर कौन सा है? व्हाइट। उसके ऊपर लिख किससे रहे हो? ब्लैक पेन से। इसको बेटे मारवाड़ियों की महाजनी लैंग्वेज में कहते हैं गोरे पे काला करना, ठीक है? हाँ ना, असल में क्या होता है, देखो जब मारवाड़ी धंधा करता है ना, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट तो ओरली हो जाते हैं। भाई अपन ने सामने वाले को हाँ बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, काम खत्म। जवान की कीमत बहुत होती है धंधे में, तो कई बार तो हर आदमी बेटे, बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं वो सिर्फ जवान पे बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं बाबा, करोड़ों का माल है, गोरे पे काला कर लो पहले। तो जैसे मारवाड़ी आदमी ने बोला गोरे पे काला कर लो, इसका मतलब लिखा पढ़ी करने की बात कर रहा है वो, ऐसा होता है। तो भाई 11th क्लास तो पास हुए ना, तुम नहीं हुए तो कुछ तो गोरे पे काला किया था कि नहीं, कि बिना ही गोरे पे काला किए पास हो गए तुम? कुछ तो लिखा होगा ना, हाँ या ना? उसमें भी हाँ नहीं बोल रहे। अब मैं क्या मानूं इसको, ये बताओ यार। सर हमने तो वहां पे भी कुछ नहीं लिखा, ठीक है? टीचर के घर में एक एक मिठाई का डब्बा पहुंचाया था, ठीक है? और उसके घर से पास की मार्कशीट आ गई, ऐसा कुछ हुआ था क्या? उसमें नहीं भी नहीं बोल रहे। हे भगवान, मां कसम बता रहा हूं, ये मां। आगे चलते हैं। तो मुद्दा ये है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, तो बिजनेस के अंदर इनकम को कहा जाता है इंक्रीज इन नेट एसेट या इंक्रीज इन नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? इनकम। अब इंक्रीज इन नेटवर्थ वाला क्या मामला है, तो ध्यान से सुनो। सोचो बेटे, अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करना शुरू करता है यहां से, फॉर एग्जांपल ये डेट है आपकी 1 जनवरी 2022 की, 1 जनवरी 2020 को यहां से आपने अपना बिजनेस करना शुरू किया। बिजनेस करना शुरू किया होगा तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया होगा भाई ने। कितना ले लूं एग्जांपल? अरे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 करोड़, 50 करोड़, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000, कोई एक फिगर ही तो बोलना है। 1 करोड़ रुपए ले लूं, चलेगा? ठीक है। इसने बेटे 1 करोड़ रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। आगे चले, ईयर एंड हो गया। ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो गया। ईयर एंड को अपना प्रॉफिट या लॉस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? पक्का निकालोगे? ठीक है, डन। अब मैंने कहा बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऐसे पता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको? इनकम और एक्सपेंस का डेटा चाहिए कायदे से, ठीक है ना? क्या हुआ? 31 क्या, ठीक है ना? तो बराबर है ना? 1 जन, अरे तो रुको तो, देखो बिजनेस कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2022 को, तो एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2022 को। ठीक तो लिखा मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, यानी अकाउंटिंग ईयर हमेशा 1 अप्रैल को ही चालू होगा। हम 1 जनवरी से चालू नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? आओ एक बात बताओ, अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होना चाहिए? कौन सी किताब में लिखा है? अरे कौन सी किताब में लिखा है बताओ? हम तो बेटे महाजनी लोग हैं, अपन तो दिवाली से दिवाली चलते हैं बॉस। जितने लोगों के घर में बिजनेस होगा उनसे जाके पूछना, पापा आप अपनी अकाउंट की बुक कब ओपन करते हो? वो बोलेंगे बेटा दिवाली के दिन। और क्लोज कब करते हो? अगली दिवाली के दिन। अब दिवाली हर बार 12 महीने के डिफरेंस में आती है क्या? कभी तो 10 ही महीने में आ जाएगी, कभी 11 महीने में आएगी, कभी 13 महीने में आती है। होता है ना हिंदुओं में एक अधिक मास होता है। अधिक मास में मतलब 12 की जगह 1 साल ऐसा होता है जिसमें 13 महीने होने लगते हैं, होता है ना? तो जिस साल में 13 महीने होंगे उस दिन दिवाली तो बेटे 13 महीने बाद आएगी आपकी। ठीक, इसी साल है। इस बार दिवाली कब है? अरे छुट्टी लेट मिलेगी मतलब, कोई बात नहीं, जाने दो। आगे चले। तो मुद्दा ये है, कौन सी किताब में लिखा है कि सर हर बार तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होना चाहिए? लिखा है किसी किताब में? लिखा है?
अकाउंट की किताब में लिखा है, ठीक है। अच्छा सर कहाँ लिखा है, बताता हूँ ना बेटे। असल में क्या होता है, देखो किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को समझना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब तक अकाउंट को अकाउंटिंग के लेवल पे जाके नहीं समझोगे, तब तक कुल मिला के ऐसा है कि हमने पढ़ लिया, पेपर में लिख दिया, हमारा काम खत्म, सामने वाले को पास करना है तो कर दे, नहीं करना तो अगली बार फिर मिलेंगे। ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर में देयर इज नवंबर, ठीक है। फिर तो अपन ऐसे प्रिंसिपल। और बेटे इंडिया के अंदर देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा चलने वाली योजना कौन सी है, पंचवर्षीय योजना। तो कई अपने सीएमए की डिग्री में ही पंचवर्षीय योजना लगा लेते हैं, ठीक है, कि हमको 5 साल में अपना सीएमए पास करना है। 1-2 साल के बाद फिर वो 5 साल और बढ़ा देते हैं, अगली पंचवर्षीय योजना में पास करेंगे। तो ऐसे फिर 10-10 साल लोग भी अपनी डिग्री खींच रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी बता रहा हूं, जैसे कई लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं, मतलब यू वोंट बिलीव कि उनकी एज हो चुकी है 34-35, ऐसी एज हो चुकी है उनकी, शादी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे उनके, बट स्टिल दे आर गिविंग द अटेम्प्ट फॉर द सीए फाइनल, और 15 साल से पेपर दे रहे हैं सीए फाइनल का। अरे भाई नौकरी चाकरी छोड़, 3 महीने के लिए पढ़ ले, 3 महीने में एक ग्रुप दे दे, आराम से निकलता है। 3 महीने में दूसरा ग्रुप दे दे, आराम से निकलता है। भाई कोई आदमी अगर 15 साल से नौकरी कर रहा है तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा ना कि लिखते कैसे हैं। तेरे को तो एक बार कोर्स ही कंप्लीट करना है। ईमानदारी से 3 महीने कमरे के दरवाजे में ताला लगा, 3 महीने बिल्कुल अपने आप को बुक्स में झोंक दे, एक बार 3 महीने अभी दे देना, फिर 3 महीने काम नौकरी कर लेना, फिर 3 महीने बाद एक बार और ग्रुप 2 पढ़ लेना, ग्रुप 2 दे देना, अपना सीए फाइनल की डिग्री ले, किस्सा खत्म कर, आगे बढ़। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, आज तक पेपर दिए चले जा रहे हैं। तो उनकी पता नहीं कितनी पंचवर्षीय योजना निपट गई। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है ना। तो ये 5 ईयर प्लानिंग अडॉप्ट करना हम इंडियन लोगों का पुराना शौक है बेटे, कोई नई बात नहीं है अपने लिए। तो यहां पर अगर तुम कहो कि सर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का ही होना चाहिए, कहां लिखा है, तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पढ़ा है कभी? क्या होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? फॉर ईयर एंड ईयर, ओके। अभी गई क्या पेंसिल? हाँ नहीं चालू है, हाँ ना, मतलब बैटरी बैटरी गई। लो बेटे, तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे, तो जब तक आपको अदरवाइज इंफॉर्मेशन ना मिले, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि नियर फॉरसिएबल फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। क्या मान के चलेंगे आप? बोलो, नियर फॉरसिएबल फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बेटे अपन अब सर मामला क्या है? मामला ऐसा है कि भाई एक बात बताओ, अगर आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, अब यूनिक एकेडमी वाले, एम्बिशियस एकेडमी वाले बिजनेस कर रहे हैं, भाई एजुकेशन ही बिजनेस ही आज की डेट में, इतना तो आप भी समझते हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या बेटे यहाँ पर मंदानिया सर ये सोचते होंगे कि अगले साल मेरी कोचिंग क्लास बंद हो जाएगी, या आशीष सर सोचते होंगे कि अगले साल से पढ़ाने लिखाने का कचरा काम बंद कर देंगे? ऐसा कोई अरे ऐसा कोई सोचता होगा क्या? अरे नहीं ना, मतलब वो तो यही सोचते हैं ना भाई। अब आशीष सर और मंदानी सर ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया, यूनिक एम्बिशियस नाम की नई क्लासेस शुरू करी, दुनिया भर का तामझाम किया, ठीक है ना। भले ही बच्चे को या ना हो, लेकिन 50-60 लाख रुपए फूक दिया बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। हमारे जैसे टीचरों के लिए महंगे महंगे कैमरे लगा दिए, ठीक है, जिनकी शक्ल वैसे भी अच्छी नहीं दिखती, अब कैमरा भी अच्छा लगा दोगे तो कहाँ से अच्छी दिखेगी, फिर भी ठीक है। लेकिन मुद्दा तो इनका यही है ना कि नियर फ्यूचर में हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, नियर फ्यूचर में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। मतलब बिजनेसमैन तो खुद ये मान के चल रहा है कि जितना फ्यूचर में देख सकता हूं, उतने फ्यूचर में मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई नहीं देती। इतना ठीक है? और यही मानते हुए आपको अपनी अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। सर लेकिन ऐसा मानना जरूरी क्यों है? बिजनेस कंटिन्यू रहे या बंद हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? कंटिन्यू रहेगा तो हम कंटिन्यूअसली अकाउंटिंग करते चले जाएंगे, बंद हो जाएगा तो अकाउंटिंग भी बंद कर देंगे, कहानी खत्म हो जाती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बनाने के पीछे का रीजन ये था कि इनका कहना ये है कि भाई एक बात बताओ, तुम अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाई है ना? अब इसमें तो हाँ बोल दो बे, हाँ सर बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में तुमको अपनी फिक्स्ड एसेट्स लिखनी है कि नहीं लिखनी? लिखनी है। तो बताओ बेटे फिक्स्ड एसेट्स में कौन सी एसेट लिख दूं मैं? यार ये चला क्यों नहीं रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है?
है, देखते हैं बाद में। हाँ बेटे, आप कभी बचपन में अपनी बैलेंस शीट बनाया करते थे। बैलेंस शीट में मान लो आपने एक एसेट लिखी लैंड। कौन सी एसेट लिखी? लैंड। कल हमारी बात हो रही थी बेटे, लैंड जब हमने खरीदी थी तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 लाख। एक एग्जांपल ऐसा डिस्कस हुआ था ना, एक लैंड खरीदी थी आज से 50 साल पहले 5 लाख रुपए की। आज की डेट में उसकी कीमत कितनी है? मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 150 करोड़। इतना ठीक है। सवाल ये है बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखी जाए? 5 लाख। ऐसा नहीं लग रहा मिस इंटरप्रिटेशन है ये? ट्रू एंड फेयर व्यू की तो धज्जियां उड़ा दी अपन ने। सोच के देखो ना बेटे, अकाउंटिंग के अंदर यही होता ना, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये वाला फ्रेज तो बचपन में कईयों ने सुनाया होगा तुमको बिठाल के। तुम आज तक पूछते रहे ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है, लेकिन समझाने वाले ने कभी समझाया नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम, तो अपन कहां से समझा लेंगे भाई। लेकिन बोला हाँ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे ही था। अब सोचो, जिस लैंड की मार्केट वैल्यूएशन 150 करोड़ की है, उसको अगर तुम बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए में दिखा रहे हो, तो क्या वाकई में आप ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो ना, क्या वाकई में आप ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे? लेकिन फिर भी तुम यहां पर 150 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि एक बात बताओ, आर यू फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और नॉट? अपनी अकाउंटिंग करते समय क्या आप मान रहे हो कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पस से कंटिन्यू रहेगा? मान रहे हो ना? तो ये लैंड तुमने बेचने के लिए खरीदा है कि बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है? बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। और अगर बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है तो इसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? बोलो ना, इससे तुम्हारा कोई लेना देना है क्या? तो जब बेटे अकाउंटिंग के अंदर आप ये कहते हैं कि वी आर सपोज टू फॉलो द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हमारा बिजनेस नियर फॉरसीएबल फ्यूचर में बिजनेस नहीं बंद नहीं होगा, अगले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक का फ्यूचर जहां तक हमको दिखता है वहां तक तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो ग्राउंड टू बिलीव दैट आवर बिजनेस इज गोइंग टू शट डाउन इन द नियर फ्यूचर। तो आपने जो लैंड खरीदी है बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए खरीदी है, अब मार्केट वैल्यू 150 करोड़ हो नहीं 500 करोड़ हो, आपको बेचना है क्या? नहीं बेचना। और जब बेचना ही नहीं है तो इसकी मार्केट वैल्यू आपकी किसी काम की है? नहीं है। तो फिर बैलेंस शीट में सही तरीके से प्रेजेंट क्या करना चाहिए? 5 लाख रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट प्रेजेंट कर देना चाहिए। बेटे अब मान लो मैंने तुमसे कहा एक बात बताओ, वाकई में गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है? अब एप्रोप्रिएट है या नहीं है मतलब वाकई में तुम जरा पता करके बताओ कि ये बिजनेस नियर फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, सर्वाइव करेगा कि बंद हो जाएगा। अब कैसे पता करेंगे? पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका, कैपिटल कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? कैपिटल किसके बीच का डिफरेंस है? एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया, या तो आंसर आएगा पॉजिटिव या तो आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर पॉजिटिव आया यानी बिजनेस के अंदर जो नेट एसेट है, नेट एसेट का दूसरा नाम है नेटवर्थ, बिजनेस की जो नेटवर्थ है क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो लॉस नहीं है। जितनी बिजनेस के अंदर एसेट है उससे ज्यादा बिजनेस की लायबिलिटी हो गई आपकी। भाई आंसर नेगेटिव कब आएगा? व्हेनेवर द लायबिलिटी विल बी ग्रेटर देन एसेट। और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, एसेट कम है, तो बिजनेस सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट। तो लंबे समय तक चलेगा ऐसा बिजनेस? लंका नहीं लग जाएगी? अरे बिजनेस की तो लंका लगी जानी है ना। पहला तरीका, अगर बिजनेस की कैपिटल नेगेटिव दिखी इसका मतलब उसकी नेटवर्थ क्या है? नेगेटिव। और जिस बिजनेस की नेटवर्थ नेगेटिव है मतलब वो बिजनेस क्या होने वाला है? इंसॉल्वेंट। और अगर इंसॉल्वेंट होने वाला है तो फिर इस बात को मानना कि नियर फॉरसीएबल फ्यूचर में हमारा बिजनेस कंटिन्यू होगा, गलत है। और गलत है इसका मतलब अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बात मानते हो आप? अब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है तो आप खुद कह रहे हो कि नियर फ्यूचर में बिजनेस बिकेगा। बिजनेस बिकेगा तो सबसे पहले क्या बिकेगी? एसेट बिकेगी। वहां से जो पैसा आएगा उससे क्या करोगे? लायबिलिटी का पेमेंट करोगे। अब तुम्हारे लिए कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट प्राइस या उसकी मार्केट वैल्यू? तो अब बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आएगी? मार्केट वैल्यू आएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा कॉस्ट ही आएगी, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो आपको एसेट बेचना नहीं है, आपने सारी एसेट अपने बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए खरीदी है और इसीलिए मार्केट वैल्यू से आपका कोई लेना देना नहीं है। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इररिलेवेंट, सो मार्केट वैल्यू विल नॉट बी प्रेजेंटेड। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो जाए, आपको अगर इस बात का यकीन हो जाए कि नियर फ्यूचर में हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, तब उस कंडीशन में अब कॉस्ट प्राइस तुम्हारे काम की नहीं रही, अब काम की क्या है तुम्हारी? मार्केट वैल्यू। या मार्केट वैल्यू को हम लोग कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं इसको?
रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को बेचकर कितने पैसे मिलेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। बेचने की कीमत, हिंदी में कहना हो तो क्या कह सकते हैं इसको, बेचने की कीमत। किसी भी सामान को बेचा तो जो पैसे मिलेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, रियलाइजेबल वैल्यू। समझ में आ गया। एक तो हो गया गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो आपका कहता है कि नियर फ्यूचर, नियर फॉरसेबल फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, ऐसा मानते हुए आप अपनी अकाउंटिंग कर लें। सर क्या एक ही इंडिकेटर है नेगेटिव नेटवर्थ की, इसके अलावा दूसरे तरीके से ही पता किया जा सकता है कि बिजनेस की नेटवर्थ नेगेटिव है या बिजनेस का गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है? दूसरा तरीका बताता हूं। बिजनेस किसी ना किसी से तो रॉ मटेरियल खरीदता होगा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लायर। बिजनेस के सप्लायर से मिलो, उनसे पूछो कि इस बिजनेस को आप जो रॉ मटेरियल बेचते हैं वो कैश में बेचते हैं कि क्रेडिट में बेचते हैं। अगर उसका जवाब हुआ कि हम कैश में बेचते हैं तो फिर उससे अगला सवाल पूछो क्यों क्रेडिट में क्यों नहीं बेचते। और अगर उसका जवाब ये रहा कि यार उनको क्रेडिट में सामान दो, 15 दिन 30 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं करते, 10 बार जाके पैसे मांगो तब जाके वो पैसे देते हैं, मार्केट में सभी के पैसे के साथ में इनका जो व्यवहार है ऐसे ही हो चुका है, इसका मतलब मार्केट रेपुटेशन खराब है। और मार्केट रेपुटेशन खराब है तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस सर्वाइव करेगा क्या? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है क्या? नहीं है। और अगर पता करना है तो इनके बैंक वालों के पास में पहुंच जाओ, यानी अगर इनका बिजनेस की अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो पक्का बैंक से तो लोन लिया होगा इनने, जिस बैंक से लोन लिया उसके पास में पहुंच जाओ, बैंक मैनेजर के सामने बैठ जाओ और पूछो एक बात बताओ, इस कंपनी ने आपसे लोन ले रखा है, इनका लोन का रीपेमेंट शेड्यूल ऑन टाइम है कि डिले है? बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि यार ये अपनी इंस्टॉलमेंट कभी टाइम पे नहीं करते, इनको 10 बार फोन करो तब तो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने आते, तो समझ जाओ फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जिनके बेसिस पर जजमेंट लाना पड़ता है कि भैया गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। अगर एप्लीकेबल है तो फिक्स्ड एसेट्स किस पे आएगी? जल्दी बताओ। अगर ये वाला क्वेश्चन आया है बेटे सीएमए फाउंडेशन के अंदर, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल है तो फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर आएगी? कॉस्ट प्राइस पे आएगी। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं है तो फिर मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या, रियलाइजेबल वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इतना ठीक है। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने कह दिया कि भैया तुमने आज अपना बिजनेस शुरू किया, ये बिजनेस कब तक चलेगा? इनफाइनाइट चलेगा। ठीक, अब इनफाइनाइट चलेगा और अगर किसी बिजनेसमैन को यह पता करना है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया या इसको कितना लॉस हुआ है, तो आज जो उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसको तो जब बिजनेस बंद करेगा उस दिन उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट मानोगे। इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक कोई रुक सकता है अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए? धीरू भाई अंबानी ने कंपनी शुरू करी थी ना, वो तो निपट के ऊपर निकल ली है। उनकी कंपनी कौन संभाल रहा है? मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं। अगर धीरू भाई अंबानी ये कहते कि जिस दिन मेरा धंधा बंद होगा उसी दिन मैं अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगा, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे कि मरते दम तक उनके अंदर एक तड़प रह जाती कि मेरे धंधे ने कितना प्रॉफिट कमाया, मेरे को ये तो बता दो कम से कम। आज भी उनकी आत्मा भटक रही होती कि मेरे धंधे का प्रॉफिट तो बता दो मेरे को, क्योंकि आप तो इंतजार कर रहे हो कि जब धंधा बंद होगा तब निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, और धंधा बंद होने का नाम ही नहीं रहा। ठीक है, एक लड़का नालायक था, उसने कुछ धंधे बंद कर दिए, लेकिन दूसरा तो लायक निकल गया। अब दूसरा जो लायक लड़का निकला उसके भी 2 लड़के हैं। अब एक नालायक निकल भी जाएगा तो एक तो लायक निकलेगा। चलो लड़के नालायक निकल गए, लड़की तो लायक है, लेकिन वो तो समझ में ही आ रहा है जब रिलायंस रिटेल संभाल रही है तो। हालांकि लड़के भी ठीक ठाक काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ज्यादा जजमेंट तो अपने अंदर आ नहीं सकता। अब इन्होंने कहा प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाए, तो इन्होंने इसी गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ में एक अजम्पशन और डाली, और वो अजम्पशन कौन सी डाली? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कौन सी अजम्पशन थी? पीरियोडिसिटी अजम्पशन या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इतना ठीक है। इन्होंने कह दिया कि भैया बिजनेस का लाइफ टाइम कितना हो सकता है? इनफाइनाइटली लार्ज। और अगर इनफाइनाइटली लार्ज आपके बिजनेस का लाइफ टाइम है तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 200 और 500 साल तक तो रुक नहीं सकते। तो उन्होंने कह दिया बिजनेस के इस लाइफ टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अब ये छोटा पार्ट कितना बड़ा होगा ये भी तो पता चले। इन्होंने कहा कि भैया इस बिजनेस के लाइफ टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, और हर एक पार्ट कितने का होना चाहिए? 12 मंथ का होना चाहिए। दैट इज योर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा तो ऐसा बोलना मत कि कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा है, किसके अंदर लिखा है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ है जनरली अकाउंटिंग पीरियड शुड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। यानी आपके अकाउंटिंग पीरियड में जनरली कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? 12 महीने का। सर जनरली वर्ड क्यों लगा रहे हो? बोल दो ना अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होना चाहिए, कहानी खत्म। ऐसा कर नहीं सकता मैं, सोचो।
मान लेते हैं किसी आदमी को एक पंडित ने बता दिया तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है बिजनेस शुरू करने का 1 जनवरी 2022। लाखों सालों में, हजारों सालों में एक बार ऐसा मुहूर्त आता है, ये ग्रह वहां बैठा है, ऐसा वैसा, यहाँ वो, ये योग बन रहा है, वो योग बन रहा है, राक्षस योग, लक्ष्मी योग, ये योग, वो योग, 10 टाइप के नाम बता दिए। अक्षय तृतीया उस दिन फलाना है, इमका है, डिमका है। सामने वाला हाउ मालिक उसी दिन चालू कर लेता हूँ। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो। 1 जनवरी को ही अपन अपना धंधा चालू करेंगे। अब उसने बिजनेस शुरू कर दिया 1 जनवरी को, लेकिन उसका कहना ये है कि यार इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉफिट कब से कब तक का निकालना है? अप्रैल टू मार्च का निकालना है। जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो उसमें परचेस और सेल कब से कब तक की दिखानी है? अप्रैल टू 31 मार्च दिखानी है। फिर उसके बाद में जितने दूसरे एक्ट हैं उसके अंदर भी जो डेटा मांगते हैं, अकाउंटिंग डेटा, वो कब से कब तक का मांगते हैं? अप्रैल टू 31 मार्च का। लेकिन अब बिजनेस अपन ने कब से शुरू कर दिया? 1 जनवरी से। लेकिन उसको अकाउंटिंग पीरियड कौन सा चाहिए? अप्रैल टू मार्च। अब वो क्या करेगा बेचारा? पंडित जी ने बोले 1 जनवरी को, उनको ही मना नहीं कर सकते। सरकार कहती है 1 अप्रैल, अब सरकार को हाँ कैसे बोले? सरकार को हाँ बोलोगे तो पंडित जी नाराज, और पंडित जी नाराज मतलब ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाएंगे। वो अपन अब हिंदुस्तानी आदमी है, सबसे खिलवाड़ करेगा, ग्रह नक्षत्र से नहीं करता बॉस वो। ठीक है, ये गारंटी है। बस तुम किसी हिंदुस्तानी आदमी को बोल दो बस कि तेरा मंगल खराब है, मां कसम अगर उसने दुनिया के पूरे मंदिर नहीं घूम डाला जहां मंगल का निवारण केंद्र खुला होगा, तो बात गई बॉस। बस किसी को तुम बोल दो कि तेरे को काल सर्प योग है, तो वो यही पूछेगा अच्छा इसकी पूजा कैसे होती है, नासिक जाने का, उधर काल सर्प योग की पूजा करवाने का, उससे काल सर्प योग कटेगा और उसके बाद फिर तू लंबी अवधि तक जी पाएगा, ऐसा पंडित जी ने बोल दिया। अपन ने काल सर्प योग करा लिया, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बाद भी अपने अंदर डर कि पंडित जी कैसी पूजा कराए थे, तुमने 2 मंत्र कम पढ़े थे। तो पंडित जी ने बोल दिया तूने दक्षिणा भी तो कम दिया था। मैंने कहा पंडित जी करना क्या है ये बताओ। फिर किसी ने बताया देख काल सर्प योग अगर तेरे को कटवाना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ जा, तेरा काल सर्प योग खत्म हो जाएगा, तेरा काल सर्प योग भी खत्म हो जाएगा, पितृदोष भी खत्म हो जाएगा, पता लगा आदमी खत्म हो गया आखिरी में, वो अलग बात है। ठीक है, अब बेटे वो आया घूमते घूमते पूना, पता लगा एक ज्योतिर्लिंग कहां पर है? पूना में है। तो भैया उसने पूना के चक्कर लगाना चालू कर दिया। लेकिन अब सरकार को नाराज नहीं कर सकते ना, तो अब यहां पर उसके लिए एक थोड़ी सी लिबर्टी है कि पहला अकाउंटिंग पीरियड तुम कितने का ले लो? 3 महीने का ले लो। पहला अकाउंटिंग पीरियड कितने का हो गया? 3 महीने का हो गया। यहां पर 31 मार्च को तुम पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड कर दो, और फिर नया अकाउंटिंग पीरियड कहां से शुरू कर दो? 1 अप्रैल से शुरू कर दो। और उसके बाद हर अकाउंटिंग पीरियड फिर कितने का होता रहेगा? 12 महीने का चलता रहेगा। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस समय अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का होगा तो भी चलेगा, उस समय अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हुआ तो भी चलेगा। वैसे जब आपका बिजनेस बंद होने वाला है तो उस समय भी अकाउंटिंग पीरियड अगर 12 मंथ से ज्यादा का है या कम का है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मली आपका अकाउंटिंग पीरियड कितना होना चाहिए? 12 मंथ का होना चाहिए। अब ये 12 मंथ कहां से गिने अपन? समस्या ये है। तो बेटे बहुत सारे लोगों ने कहा कि लीगल फॉर्मेलिटी के लिए सरकार कौन सा ईयर मानती है? अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमने भी कौन सा मानना शुरू कर दिया? अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू 31 मार्च होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है, और 2013 के हिसाब से उनकी मजबूरी है कि उनको अप्रैल टू 31 मार्च लेके जाना है। लेकिन आम आदमी की मजबूरी है क्या? सोच के देखो ना बेटे, अगर मान लो किसी आदमी की ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में सोल प्रोप्राइटरशिप का धंधा कर रहा है, अब अगर मान लो अपना अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक लेके जाता है तो सरकार रोक टोक सकती है क्या उसको? चलो वो सब जाने दो। इंडिया में कितने स्टेट हैं? 29 स्टेट का अकाउंटिंग पीरियड कितना है? बजट तो इनके भी आते हैं ना, अकाउंटिंग पीरियड तो इनका भी है। हाँ, इनका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? 29 स्टेट्स में 28 स्टेट का अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जिसका अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर है, एमपी। ठीक, उन्होंने कहा नहीं करना हमको, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ठीक, अब सरकार क्या बिगाड़ेगी? उनका भैया तुमको जैसे करना है करो, कौन मना कर रहा है? तो मुद्दा ये है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मेरा बर्थडे जिस दिन, मैं अपने बर्थडे से ना अपना अकाउंटिंग पीरियड चालू करूंगा, तुमको क्या दिक्कत है भाई? तुमको 365 दिन की अकाउंटिंग चाहिए ना, और मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स चाहिए ना, तुमको दे देंगे। लेकिन तुम मेरे को अकाउंटिंग पीरियड मेरी मर्जी का फॉलो करने से कैसे रोक सकते हो?
और वैसे भी अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 महीने का होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च पे एंड होगा। ये तो जनरल गाइडलाइंस है। कभी सुना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जनरल गाइडलाइंस यही होती है ना। जनरल गाइडलाइंस का मतलब सुझाव, सजेशंस। नहीं मानना हमको सजेशन, अभी क्या करना है, बिगाड़ लो जिसको जो बिगाड़ना है। नहीं मानेंगे। तुमने बोला इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करो, किस पे? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, बराबर है। हमने कहा हम कॉस्ट भी करेंगे, नहीं देखना हमको रियलाइजेबल वैल्यू। फिर तो भाई कोई जरूरी थोड़ा ना कंपल्शन होना कि मानना ही पड़ेगा। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जनरली अकाउंटिंग पीरियड कितने का होना चाहिए? 12 महीने का। सर ये लिखने की क्या जरूरत थी? नहीं भी लिखते तो भी काम चलता। वैसे तो नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, क्योंकि इंडिया में पहले भी अकाउंटिंग पीरियड दिवाली से दिवाली तो चल ही रहा था। उसमें क्या बुराई थी सर? सर ये हमारी हिंदुओं की धर्म संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए 12 महीने का कॉन्सेप्ट लेके, क्योंकि अपन हर चीज को अपने धर्म से जोड़ लेते हैं पहले कि तुम ही हमारे धर्म के दुश्मन हो नालायक। हर आज की डेट में कभी भी कोई भी रील खोल के देखो, कभी आदमी सोचता ना 10 मिनट के लिए खा लिए चलो इंस्टाग्राम में रील देख लो, हर दूसरी रील में हिंदू मुसलमान हो रहा है। यूट्यूब के अंदर हर दूसरी रील में हिंदू मुसलमान हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप अपनी माँ को लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अबे ये कौन सा लॉजिक है? अपनी माँ को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर नहीं किया तो यानी अंदर ही अंदर आदमी गिल्टी से ही मर जाए कि क्या मैं अपनी माँ को लाइक नहीं करता क्योंकि मैंने इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अरे आदमी के मन में अगर थॉट आते तो कितने खतरनाक टाइप किया जाते हैं फिर। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन फैसिलिटेट हो सके। क्या हो सके? कंपैरिजन। अब एक बात बताओ, कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने 2022 में अपना बिजनेस किया, बराबर है। 2022 में बिजनेस किया और उसने अपने बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का, और फिर 2023 में भी उसने अपना बिजनेस किया और ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 7 लाख रुपए का। इतना ठीक है? अभी क्या बेटे तुम बता सकते हो 2023 का ईयर 2022 से ज्यादा अच्छा था कि बुरा था? क्यों अच्छा था? सर क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाया उसने। तो ज्यादा प्रॉफिट कमाया मतलब साल अच्छा ही रहा होगा। अब अगर मैं कहूं बेटे 2022 में लेकिन सिर्फ 11 ही महीने थे, दिवाली 11 महीने बाद आ गई थी, और 2023 में दिवाली 13 महीने बाद आई, तब ऐसा ही लग रहा है कि ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कितने महीने में कमाया था उसने? 11 महीने में। और ये 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कितने महीने में कमाया था? 13 महीने में। अब 13 महीने के प्रॉफिट को 11 महीने के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो क्या? इसके पहले तो कंपैरिजन बड़ा आसान था। अरे सर 2023 का साल बड़ा अच्छा था, प्रॉफिट ज्यादा कमाया। अब बोलो बड़ा अच्छा था। अरे बोलना अभी। अब नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंशिएशन है। डेफिनेटली कोई आदमी अगर 13 महीने काम करेगा तो 11 महीने से ज्यादा ही प्रॉफिट कमाएगा वो। तो यहां पे कंपैरिजन फैसिलिटेट हो सके, क्योंकि बिजनेस के 90% डिसीजन कंपैरिजन पे बेस्ड होते हैं। आप कहो, अगर मैं आपसे कहूं सही और गलत के बीच में चूज करो, तो डेफिनेटली यू विल चूज गलत। बोलो ना यस। अच्छा नो, अभी वो तक नो भी नहीं बोल रहा उसमें ही बताओ। हाँ तो हो गई वे। हाँ तो मुद्दा ये है कि भाई अगर मैं कहूं कि सही और गलत के बीच में चूज करो तो डेफिनेटली यू विल चूज करेक्ट। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं बेटे दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में से एक चूज करो, तो फिर अब प्रॉब्लम आ गई तुम्हारे सामने। प्रॉफिट यहां पर भी है, प्रॉफिट यहां पर भी है। अब यहां पर आप देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट कॉन्सेप्ट किसके अंदर ज्यादा है? कहां खर्चा कम लग रहा है और कम खर्चे के बदले में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो आपके 90% बिजनेस डिसीजन, 95% बिजनेस डिसीजन हमेशा कंपैरिजन पे बेस्ड होते हैं। और ऐसी अकाउंटिंग करने का क्या मतलब जो आपको ऐसा डेटा सप्लाई ना कर सके जिसके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सको। तो बताओ ना, कोई अकाउंटिंग का मतलब आया आपका करने का? जब आप अकाउंटिंग के डेटा के बेसिस पर अपने बिजनेस डिसीजन ले नहीं सकते तो ऐसी अकाउंटिंग का तो होना नहीं होना सब बराबर हो गया। तो यहां पर कंपैरिजन फैसिलिटेट हो सके, इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि हर एंटिटी का अकाउंटिंग पीरियड एक जैसा रहे, और हर एंटिटी का अकाउंटिंग पीरियड एक अपना अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितने महीनों का रखे? 12 महीनों का रखे। अब वो 12 महीने उसको जो ठीक लगता है वो